नमस्कार, मेरा नाम भऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना दिन ब दिन कैसे फंसते जा रही है इस पर थोड़ी बात करूंगा, उस पर विवेचन करूंगा। ये शिवसेना जो आज की है वो बाला साहब की नहीं रही, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो हिंदुत्व हो या और कोई चीज़ें हो, कांग्रेस के साथ जाना हो, इसका तो विश्लेषण बहुत सारे लोगों ने किया है। लेकिन कोई संगठन या राजकीय दल जो होता है वो अपनी मूल विचारधारा अगर भूल जाए तो वो दल नाम से वो दल रहता है, बाकी उसकी कोई अहमियत रहती नहीं। अगर शिवसेना बाला साहब को भूल जाती है तो वो शिवसेना नहीं रहती। हाँ, रजिस्टर्ड पार्टी रह सकती है। शिवसेना अगर कुछ भूल गई है तो एक सबसे बड़ी बात भूल गई है, वो जो सीख बाला साहब ने दी थी, जो सबक बाला साहब ने सिखाया था, वही आज की शिवसेना भूल गई है। मैं भी जब सामना नहीं था उस वक्त जो शिवसेना का मुखपत्र था, मार्मिक उसका संपादक बना था और 4 साल मैंने काम किया है। तो बाला साहब के साथ संपर्क आता था और बाला साहब हमेशा एक बात कहते थे, 100 सोनार की एक लोहार की। ये असल में तो ये हिंदी कहावत है, लेकिन मराठी में भी इसका बहुत उपयोग होता है। उस वक्त जब शिवसेना पर ओर से बहुत लोग टीका टिप्पणी करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो बाला साहब हफ्ते में एक बार मार्मिक जो वीकली था, साप्ताहिक था, उस माध्यम से सब टीका को या सब आलोचना का समाचार लेते थे। और इसलिए उन्होंने कहा था, वो कहा था मतलब कहते थे कि 100 सोनार की एक लोहार की। आप हफ्ता भर मेरे खिलाफ लिखते जाओ, बोलते जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं जब जवाब दूंगा तो आपको सबको सफाया कर दूंगा। और इस ढंग से उन्होंने राजनीति की भी। आज की शिवसेना सिर्फ वही बात भूल गई है। आजकल शिवसेना पर हर दिन कोई हमला नहीं करता या उसकी टीका टिप्पणी नहीं होती, फिर भी शिवसेना ही रोज रोज किसी ना किसी की मजाक उड़ाती रहती है, टीका टिप्पणी आलोचना करती रहती है। ये फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि शिवसेना बाला साहब को ही भूल गई है। बाला साहब ने जो सीख दी है वही भूल गई। हम देखते हैं संजय राउत जो आज शिवसेना का मुखपत्र है, सामना उसके संपादक है, और रोज बोलते रहते, लिखते भी रहते, बोलते भी रहते। तो यहाँ शिवसेना की बुरी हालत क्यों हो गई है ये हमें समझता है, क्योंकि शिवसेना में अब वो दम नहीं रहा और वो दूसरों के जाल में आसानी से फंस जाती है। शिवसेना जो है वो बड़ी आसानी से दूसरों के जाल में फंस जाती है। पिछले हफ्ते भाजपा के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह महाराष्ट्र में आए थे। उनके 2-3 प्रोग्राम थे। पूना में वो कार्यकर्ताओं से बात करने वाले थे और रैली होने वाली थी। और नगर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने सहकार परिषद आयोजित की थी बीजेपी की तरफ से। तो 2 कार्यक्रमों में आए थे। उस वक्त अमित शाह ने एक रहस्योद्घाटन किया कि शिवसेना ने हिंदुत्व से दगाबाजी की है। पिछले विधानसभा चुनाव में साथ में लड़े थे और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, मुख्यमंत्री होना है, इसलिए उद्धव ठाकरे अलायंस तोड़कर दोनों कांग्रेस के साथ चले गए, जिनको वोटर ने रिजेक्ट किया था, नकारा था। फिर भी वो लोग चीफ मिनिस्टरशिप देने के लिए राजी है। इसलिए शिवसेना और उद्धव ठाकरे दोनों कांग्रेस के साथ चले गए। ये टिप्पणी बार बार इसके पहले देवेंद्र फडणवीस ने किया, और लेकिन अमित शाह आए थे और उस वक्त उन्होंने बोला ये। और वैसे तो आपको याद है कि 2 साल से अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने कबूल किया था आधी सत्ता आधे समय के लिए चीफ मिनिस्टरशिप, शिवसेना को चीफ मिनिस्टरशिप कबूल की थी अमित शाह ने। ये शिवसेना की तरफ से बार बार आरोप हुआ है।
बार बार आरोप हुआ है, हर चैनल से, हर पेपर से, सामना ये मुखपत्र से, लेकिन अमित शाह उसका जवाब नहीं देते थे। कुछ महीने पहले वो कोंकण में आए थे, उस वक्त उन्होंने उसका जवाब दिया था और लेकिन परसों वो आए थे, पिछले हफ्ते जो महाराष्ट्र में आए थे, और उन्होंने जब कहा कि चीफ मिनिस्टरशिप के लिए शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया, हिंदुत्व को तिलांजलि दी, ये जो बात कोंकण के बाद कुछ महीने बाद मुंबई अपना पूना या अहमदनगर में अमित शाह ने की, उसका टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। देखिए कि ये तो पहले बोल चुके थे, लेकिन जोर शोर से उन्होंने पूना में कहा कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना है, इसलिए शिवसेना ने हिंदुत्व की हत्या कर दी और अलायंस तोड़ दी। ये समय हमको समझना चाहिए। जिस समय शिवसेना यूपीए में जाने की कोशिश कर रही है, पिछले 2 साल से कांग्रेस के साथ जाकर राहुल गांधी से मिलकर भी और उनके साथ बार बार मीटिंगें करके भी अभी भी शिवसेना यूपीए में नहीं है। वैसे तो यूपीए है कहाँ? ममता बनर्जी ने मुंबई में पूछा था कि यूपीए है कहाँ, यूपीए तो है नहीं। ये ममता बनर्जी ने शरद पवार और संजय राउत इनके उपस्थिति में कहा था कि यूपीए है कहाँ। लेकिन उसी यूपीए में जाने के लिए शिवसेना लाचार बनी बैठी है। कारण पिछले 1 साल से संजय राउत बार बार बोल रहे थे यूपीए का पुनर्गठन होना चाहिए, बहुत सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन उनका अगर मोर्चा बनाना है तो यूपीए स्ट्रांग करनी पड़ेगी, यूपीए का नेतृत्व बदलना पड़ेगा। तो बहुत सारे महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भड़के थे और बोले थे आपको तो हमने यूपीए में लिया ही नहीं है, महाराष्ट्र में हमने कुछ सौदेबाजी की है, कॉम्प्रोमाइज़ किया है सत्ता बनाने के लिए। इसका मतलब शिवसेना को यूपीए में तो लिया नहीं है। अब मजाक कैसा शिवसेना को उड़ाया गया देखिए कि अगर कांग्रेस का सपोर्ट सरकार बनाने के लिए चाहिए तो आपको एनडीए छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आप एनडीए छोड़ेंगे और सत्ता में आएंगे फिर भी आपको यूपीए में मेंबरशिप नहीं मिलेगी। नहीं, शिवसेना न घर का न घाट का ऐसी सिचुएशन में कैसे पहुंच गई है कि ये सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए और कांग्रेस के साथ जाने के लिए शिवसेना ने एनडीए छोड़ दी। लेकिन उसका मतलब शिवसेना को यूपीए में समाविष्ट कर लिया, ऐसा तो हुआ है नहीं। इसलिए जब संजय राउत बार बार बोल रहे थे कि शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भड़के और बोले आप तो यूपीए में है ही नहीं शिवसेना, आप क्यों चर्चा कर रहे हो? आप अगर यूपीए का हिस्सा नहीं हो, यूपीए में आपको समाविष्ट नहीं किया है, तो किस अधिकार से आप यूपीए के अध्यक्षता के बारे में बोल रहे हो? और चुप किया था। तो अब शिवसेना को, मुझे बाला साहब का कार्टून याद आता है बहुत, यानी 80 के दशक की बात है। इंदिरा जी फिर लोकसभा चुनकर आई थी, बहुत भारी तादाद में, 300 से ज़्यादा कांग्रेस के इंदिरा जी के एमपी आए थे। और उस वक्त यशवंतराव चव्हाण और शरद पवार ये कांग्रेस के बाहर थे, इंदिरा जी के कांग्रेस में नहीं थे। उसको जिसको आर कांग्रेस वगैरह बोलते थे, रेड्डी की कांग्रेस थी, ब्रह्मानंद रेड्डी उसके अध्यक्ष थे। तो रेड्डी वगैरह पब्लिक सब कांग्रेस में वापस इंदिरा गांधी के पास चली गई, लेकिन इंदिरा जी ने कभी भी यशवंतराव चव्हाण को कांग्रेस ने सदस्यता नहीं दी, उनको बाहर बैठाए रखा था। और बाला साहब ने एक बढ़िया कार्टून बनाया था कि एक क्या बोलते हैं उसको, घर है और घर में इंदिरा कांग्रेस ऐसा लिखा था दरवाजे पर, और दरवाजे के बाहर जो वरांडा होता है वहाँ यशवंतराव चव्हाण बैठे हैं और दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। और जो यशवंतराव चव्हाण और वो घर का दरवाज़ा है जिस पर इंदिरा कांग्रेस लिखा है,
वो दोनों को मिलकर किसी मकड़ी ने एक जाल बनाया है। यानी कितना इंसल्ट यशवंतराव चव्हाण का हो रहा है कि वो घर में प्रवेश करने के लिए, इंदिरा कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए आशाभूत होकर लाचार होकर बैठे, लेकिन दरवाजा तो खुल नहीं रहा है। वो जो मजाक बाला साहब ने अपने कार्टून से यशवंतराव चव्हाण का उड़ाया था, आज की सोनिया गांधी भी शिवसेना का मजाक उसी तरीके से उड़ा रही है। 2 साल हो गए, जिस कांग्रेस को जनता ने नकारा था उनको भी सत्ता में बड़ा हिस्सा शिवसेना ने दिया है, लेकिन जिस यूपीए की कोई अहमियत बची नहीं है उसमें भी शिवसेना को स्थान देना नहीं चाहती सोनिया जी या राहुल गांधी। ये हमें समझना जरूरी है। शिवसेना की कितनी बुरी हालत हो गई है ये हमें समझना चाहिए। और लाचार है शिवसेना और संजय राउत यूपीए में जाने के लिए, क्योंकि इनको तो मालूम है कि अब हम वापस एनडीए में नहीं जा सकते, तो कम से कम किसी बड़े गठबंधन में हमारा होना जरूरी है। राष्ट्रीय तौर पर अगर हम इररिलेवेंट ना होने चाहिए तो हमें किसी ना किसी बड़े पॉलिटिकल ग्रुप के साथ, ग्रुपिंग के साथ होना चाहिए। जो लाचारी ममता की नहीं है, जो लाचारी जगन रेड्डी की नहीं है, वो लाचारी शिवसेना की है। इनका चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इनको मालूम है हम अपनी ताकत पर, अपनी मेजॉरिटी से चीफ मिनिस्टर नहीं है, इसलिए हमें यूपीए की ज़रूरत है, कांग्रेस को शिवसेना की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बार बार अशोक चव्हाण वगैरह तो बोलते रहते। तो ये जब चल रहा है, इसलिए शिवसेना को यूपीए में कुछ भी करके जाना है, और सोनिया गांधी या राहुल गांधी इनको यूपीए में लेने के लिए राजी नहीं है, राजी नहीं है। मैंने उस वक्त बोल दिया था कि ये सरकार बनाना मतलब पीएमसी बैंक होना है। पीएमसी बैंक में बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने अपने पैसे रखे थे, दुगुना तिगुना हो जाएंगे, 3 गुना हो जाएंगे, लेकिन वापस देंगे तब। लेकिन आज आपका पैसा रखो, मिलेगा कब इसका भरोसा नहीं। तो शिवसेना को ये सरकार बनानी है, चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, इसका मतलब इतना ही है कि आपको एनडीए छोड़नी पड़ेगी, लेकिन यूपीए में आपको प्रवेश मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपॉजिट वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं थी। और आज शिवसेना की हालत, वो सब पीएमसी बैंक के जो फंसे हुए डिपॉजिटर्स थे वैसी हो गई है, न घर के न घाट के, न एनडीए के न यूपीए के। लेकिन संजय राउत प्रयास कर रहे, लाचारी कर रहे, बार बार सोनिया के, राहुल गांधी के या प्रियंका गांधी के घर जा रहे, और ऐसे अब आसार पैदा हो गए कि शायद शिवसेना को यूपीए में प्रवेश मिलेगा। और उसी समय अमित शाह मुंबई में आते हैं और बोल देते हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व को दगा दिया। अब देखिए इनकी हालत कैसी है। ये बात अमित शाह ने दिल्ली में नहीं बोली है, कर्नाटक में हो या राजस्थान में जाकर नहीं बोली है। ये बात अमित शाह ने महाराष्ट्र में, पूना में आकर बोली है। मतलब महाराष्ट्र के मीडिया में और महाराष्ट्र में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि शिवसेना हिंदुत्व आज भी मानती है या नहीं है। जिस वक्त शिवसेना यूपीए में जाने की कोशिश कर रही है तो हम भी सेक्युलर है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त अमित शाह ने इनको मान लो सख्ती कर दी, जबरदस्ती कर दी कि बोल दो हिंदुत्व वाले हो या नहीं हो। और संजय राउत की बुरी हालत हो गई कि नहीं नहीं, हमारे जैसा हिंदुत्ववादी महाराष्ट्र में और कोई है ही नहीं, हम ओरिजिनल है, बीजेपी डुप्लीकेट है। अब आप इतने पक्के हिंदुत्व वाले हैं तो यूपीए में जा नहीं सकते, क्योंकि यूपीए में जाना है तो आपको सेक्युलर होना पड़ेगा। और जबकि यूपीए का दरवाजा खुल रहा था, उसी वक्त पूना में आकर अमित शाह जब बोलते हैं कि शिवसेना ने हिंदुत्व से दगाबाजी की है तो उसको जाल समझकर चुप बैठना चाहिए था। जानबूझकर बोले अमित शाह। जो आरोप बार बार इसके पहले देवेंद्र फडणवीस हो, चंद्रकांत दादा पाटिल हो, बीजेपी के और नेता हो, इन्होंने 2 साल में बार बार ये आरोप किया है
तो आज अगर अमित शाह बोलते तो उस पर चुप बैठना चाहिए था कि भैया ये जाल है, ये साजिश है, इसमें हमको अमित शाह फंसाना चाहते। क्योंकि हम आज जोर शोर से अगर हम हिंदुत्व ही मानते हैं ऐसा बोलेंगे तो कांग्रेस के ब्लैक लिस्ट में हमारा नाम और नीचे जाएगा। तो अगर रोकना है तो पहली बात है कि अमित शाह कुछ भी बोले, संजय राउत को और शिवसेना नेताओं को चुप बैठना चाहिए था। आज जब तुम बोल गए कि हम हिंदुत्ववादी है और हम ही ओरिजिनल है, बीजेपी डुप्लीकेट है, तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क शिवसेना को पड़ता है, बीजेपी को नहीं पड़ता। क्योंकि अब यूपीए में अगर बीजेपी को, शिवसेना को समाविष्ट करना है तो बाकी के लोग पूछेंगे कि भैया ये तो हिंदुत्ववादी है, शिवसेना आज भी हिंदुत्व मानती है, तो इनको यूपीए में स्थान कैसे देंगे। और जब ये हिंदुत्व यहाँ बोलेंगे और जोर शोर से बोलेंगे तो यूपी के चुनाव में हम किस मुंह से मुस्लिमों के वोट मांग सकते हैं। ये तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए संजय राउत को चुप बैठना जरूरी था, लेकिन वो तो चुप बैठेंगे नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि बाला साहब ने हमको सिखाया ऐसी बातें और बकवास करते, लेकिन ये बाला साहब से कुछ सीखे नहीं। बाला साहब को बिल्कुल मालूम था कब चुप बैठना है। इमरजेंसी से लड़ना आसान नहीं है, इसलिए बाला साहब चुप बैठे थे। जनता पार्टी का इतना बड़े बाढ़ आ गई, उसमें भी शिवसेना चुप बैठी थी। 6-7 साल बकवास करके लड़ने का आवेश करना बाला साहब ने टाला था। क्यों टाला था? उनको मालूम था ये तो चलने वाला नहीं है। बहुत जल्दी ये सब जनता पार्टी इमरजेंसी के खिलाफ का मामला ठंडा हो जाएगा और उसके बाद जनता पार्टी जनता वेव खत्म हो जाएगी। तब तक बाला साहब चुप बैठे थे। इसको कहते हैं बाला साहब। उनको मालूम था आज बोलने की जरूरत नहीं, समय आएगा। तो ये सब सौ सोनार के लोग हैं, उन पर एक लोहे का हथौड़ा, एक लोहार का हथौड़ा मारेंगे, और वो करते थे। इसका ही जिसको पता ही नहीं है वो शिवसेना के आज के नेता है। इसलिए अमित शाह ने पूना में आकर शिवसेना ने हिंदुत्व से दगाबाजी की बोला, वो साजिश थी, वो जाल था, और उसमें संजय राउत फंसे और उसने शिवसेना को भी फंसा दिया। अब हिंदुत्व की बात करें तो यूपीए में जाने का दरवाजा खुल रहा था, बंद हो जाएगा। क्योंकि यूपी में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है और वहाँ कांग्रेस मुस्लिमों के वोट पर निर्भर है। जब वहाँ प्रचार होगा कि ये तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ है, यहाँ भी संजय राउत कर लेकर आते हैं, शिवसेना वालों को लेकर आते हैं, और शिवसेना तो मुस्लिमों के खिलाफ है, हिंदुत्व वाली है, तो कांग्रेस को मिलने वाले मुस्लिम वोट भी निकल जाएंगे। इसलिए पहली बात ये होगी अभी कि यूपी का चुनाव होगा तब होगा, लेकिन जो दरवाजा खुल रहा था यूपीए का वो शिवसेना के लिए बंद हो गया। मतलब सीधा है, अमित शाह ने जो पूना में आके जाल फेंका था उसमें शिवसेना फंस गई है। देखेंगे अभी आगे क्या होता है। आज यही रुकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।